एवरीबॉडी, आज मैं फिर से आपके रूबरू हूँ फेसबुक पर। और हमारे साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के अजीज श्री सर्वेश सर हैं और हम सर का स्वागत करते हैं अपने इस लाइव कार्यक्रम में। इस लाइव कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले आप लोगों के साथ आज जीएस के जो प्रथम पत्र है, उस प्रथम पत्र में जो हिस्ट्री का सेगमेंट है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री से आने वाले 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन में जो नए ट्रेंड सामने आए हैं इसको सर के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके उत्तर लेखन में वैल्यू एडिशन कैसे हो इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही किन स्रोतों से आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं, उनको उस पर हम सर का विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सर से यह जानना चाहते हैं कि सर प्रश्नों के रुझान क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले 3-4 मुख्य परीक्षाओं के अगर बीपीएससी जीएस पेपर 1 के इतिहास खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करें तो 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पहली चीज़ यह दिखाई पड़ती है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। पहले 4 प्रश्न पूछे जाते थे और 4 में 3 करने होते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 6 कर दी गई है और 6 में आपको 3 प्रश्नों को करने होते हैं। तो इसके कारण बच्चों के पास क्या हुए हैं, ऑप्शंस बढ़े हैं। दूसरी चीज जो दिखाई पड़ती है वह यह कि प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ता। और प्रश्नों की प्रकृति में जब परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो यह परिवर्तन दोनों स्तरों पर दिखाई पड़ता। ऐसे प्रश्न जो ट्रेडिशनल प्रकृति वाले हैं, पारंपरिक प्रकार, क्योंकि बीपीएससी के बारे में सामान्य धारणा क्या रही है, आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न रहेंगे, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम कर लें, एक प्रश्न यहां से रहेंगे ही रहेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल से मोटा मोटी एक प्रश्न की संभावना बनती है। विद्रोह 1857 के विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, संथाल और मुंडा, यहां से एक प्रश्न रहेंगे। नेशनल मूवमेंट में चंपारण सत्याग्रह ले लें, असहयोग आंदोलन ले लें, क्विट इंडिया मूवमेंट ले लें, यहां से एक प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे। और व्यक्तित्व आधारित प्रश्न में जो मोटा मोटी पहले गांधी पर, कभी कभार नेहरू और टैगोर पर, और इधर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। यह ट्रेडिशनल पैटर्न था। लेकिन पिछले 2 मुख्य परीक्षाओं के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि कला और संस्कृति खंड से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप गौर करें कि 64वीं मुख्य परीक्षा के पहले ऐसा देखा गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे जाते थे। आप यहां से रट करके जाएं और वहां पर जाकर के आप आंसर छाप करके आ जाएं। लेकिन 64वीं मुख्य परीक्षा में और 65वीं मुख्य परीक्षा में देखेंगे कला और संस्कृति पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ट्विस्ट किया गया है। जैसे 64वीं मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया वह प्रश्न था मौर्य भवन निर्माण कला पर जो है वह बौद्ध प्रभाव किन रूपों में दृष्टिगोचर होता है। और 65वीं मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पाल कला पर जो है वह बौद्ध प्रभाव किन रूपों में दृष्टिगोचर होता हुआ था। तो यह इंडिकेट करता है जिन चीजों की चर्चा आप जब मौर्य कला या जब आप पाल कला करते हैं तो जिन चीजों की चर्चा बिखरे हुए रूपों में 2-3 बिंदुओं के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, वहां पर उस पर केंद्रित होते हुए, फोकस करते हुए यहां पर पूरे के पूरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बौद्ध सेंट्रिक अप्रोच के कंटेक्स्ट में आपको मौर्य कला पर चर्चा करनी है, आपको पाल कला पर चर्चा करनी है। अगेन अगर आप देखें इकोनॉमिक इंपैक्ट पर जो प्रश्न, कॉलोनियल रूल के जो इंपैक्ट हैं उन पर जो प्रश्न पूछे जाते थे, तो इसके कंटेक्स्ट में बात करूं वो प्रश्न इकोनॉमिक इंपैक्ट पर पूछे जा सकते थे। वो प्रश्न जो है वह ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है वेस्टर्न एजुकेशन के विकास पर प्रश्न पूछे जाते थे। मैं स्पेसिफिक यहां भी चेंजेस की ओर इंडिकेट करना चाहूंगा। अगर 64th बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करूं तो जो ओवरसीज इमिग्रेशन है और ओवरसीज इमिग्रेशन का जो है वो एक टर्म उसमें यूज किया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, इंडेंचर सिस्टम की बात की गई है, अनुबंध श्रमिक पद्धति की बात की गई है। यह प्रश्न अपने आप में नई प्रकृति का प्रश्न है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आने वाले समय में दिख सकते।
विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट इन 1857 के रिवोल्ट वाले कंसर्न में देखा जाए, ट्रेडिशनली यहां से जो प्रश्न पूछे जाते थे या तो कारण और परिणाम पर प्रश्न पूछे जाते थे, या फिर 1857 पर पर्सनालिटी सेंट्रिक प्रश्न पूछा जा रहा था, वीर कुंवर सिंह के योगदान पर पूछा जा रहा था। संथाल विद्रोह पर पूछा जा रहा है तो सिद्धो और कान्हो की भूमिका पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर मुंडा विद्रोह पर पूछा जा रहा तो प्रश्न बिरसा मुंडा की भूमिका पर पूछा जा रहा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो यहां पर भी मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि 64th बीपीएससी में जो ट्राइबल रिवोल्ट पर प्रश्न पूछे गए हैं उसमें देखेंगे आप कि ना तो डायरेक्ट संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछे गए और ना ही उसमें डायरेक्ट जो है मुंडा विद्रोह पर प्रश्न पूछे गए। उसमें पूछा गया है, प्रश्न का जो कंटेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में जनजातीय प्रतिरोधों की जो परंपरा है, जनजातीय प्रतिरोधों की उस परंपरा में जनजातीय प्रतिरोध के जो विशिष्ट अभिलक्षण उभर करके आते हैं, आपको उनकी चर्चा करनी है। तो अगर आप देखें इस प्रश्न को तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते प्रभावी तरीके से जब तक कि जनजातीय प्रतिरोधों की उस परंपरा से वाकिफ ना हो और जनजातीय प्रतिरोधों की उस परंपरा में जो संथाल विद्रोह की भूमिका है, स्थान है और मुंडा विद्रोह का स्थान है, उनका वैशिष्ट है, आप उससे परिचित ना हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी अप्रोचेज को बदलना होगा। 10 क्वेश्चन तैयार करके जाकर के एग्जामिनेशन आप दे आते, एग्जामिनेशन में आप लिख आते, और हम भी सोशल मीडिया से लेकर के क्लासेस तक लगातार यह दावा करते कि देखो प्रश्न वही पूछा गया जो हमने जो है गेस किया था, जो हमने क्लास में पढ़ाया था। ये चीजें अब नहीं चलने वाली। सर जैसा लग रहा है अभी हाँ। कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो फैक्चुअल से कंसेप्चुअल की तरफ, अर्थात निश्चित जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे थे उसके जगह पर समझ से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निश्चित। तो अभी कम समय में बच्चे हाँ। समझ कैसे विकसित करें, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, मुझे लगता है कम समय में समझ विकसित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और यह 2 तरीके से संभव है। एक तरीका यह हो सकता कि आप जिस भी संस्थान से जुड़े हों, चाहे आप रेगुलर कोर्स में उस संस्थान से जुड़े हों या आप टेस्ट सीरीज के जरिए उस संस्थान से जुड़े हों, उस संस्थान के शिक्षक की यह जिम्मेवारी है, उस संस्थान के मार्गदर्शक की यह जिम्मेवारी है कि वे ऐसे प्रश्नों को लेकर के आवे जिन प्रश्नों पर चर्चा के क्रम में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप करे, एप्लीकेशन भी आपका डेवलप करे और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा कंप्रिहेंसिव डिस्कशन जो है वो वैल्यू एडिशन का भी काम करे। एक यह तरीका हो सकता है। लेकिन समस्या दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि थोड़ा सा बच्चे लोड लें और टेक्स्ट बुक की ओर, मतलब बीपीएससी के सिलेबस और बीपीएससी के प्रश्न जो हैं उनके कंटेक्स्ट में वो टेक्स्ट बुक को रेफर करें, टेक्स्ट बुक के जरिए इसको रेफर ना करें। अगर वे बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों और प्रश्नों की प्रकृति में आने वाले बदलावों के आलोक में टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लोड लेते हुए कम समय में भी एक बेहतर समझ विकसित की जा सकती है, मुकम्मल समझ विकसित की जा सकती है। यहां पर एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा। मुझे लगता कि प्रश्नों, आंसर राइटिंग और विषय वस्तु को लेकर बच्चों को अपने अप्रोचेज को भी बदलने की जरूरत है। बच्चों को यह बात समझना होगा कि अगर प्रश्न ट्रेडिशनल ही है, 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम पर ही प्रश्न पूछे जा रहे, अगर मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम पर भी प्रश्न पूछे जा रहे, तो ऐसे प्रश्नों को ट्रेडिशनल तरीके से भी लिखा जा सकता है और ऐसे प्रश्नों को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से भी लिखा जा सकता, नए तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आपकी विषय वस्तु की समझ विकसित है तो उस स्थिति में अगर आप ट्रेडिशनल प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे तो आपके आंसर औरों के आंसर से भिन्न होंगे, आपके आंसर औरों के आंसर से डिफरेंट होंगे और आपके ये डिफरेंट आंसर कहीं ना कहीं एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अप्रोचेज, आपके नॉलेज, आपके एप्लीकेशन को लेकर के वो पॉजिटिव मैसेज देंगे, जो पॉजिटिव मैसेज निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर मार्क्स को। सर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो उत्तर होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को परावर्तित करते हैं। तो जब हम उत्तर लिखेंगे तो 2 तरह के प्रश्न, जैसा कि आपने कहा
कि एक प्रश्न जो सामान्य श्रेणी के प्रश्न है और एक जो विशिष्ट श्रेणी के प्रश्न है। तो निहायत ही विशिष्ट श्रेणी में अगर हम जवाब लिखते हैं तो वहाँ पर हम अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट रूप से दिखला सकते हैं, लेकिन हम साधारण प्रश्नों के उत्तर कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम अपनी विशिष्टता को कैसे शो करेंगे? देखें, आप अगर विशिष्ट हैं तो विशिष्ट दिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अगर आप में डेप्थ है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप में एप्लीकेशन है, प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें। आपके आंसर में 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन ऐसे अनिवार्यता मौजूद होंगे जो आपके अप्रोचेज, आपके विजन को लेकर के एक पॉजिटिव मैसेज एग्जामिनर को देने का काम करेंगे, जो यह मैसेज देंगे कि यह लड़का अलग है, इस लड़के के पास अपनी अभिव्यक्ति शैली है, विषय वस्तु की बेहतर समझ रखता है और उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली बेहतर भाषा उसके पास मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर विषय वस्तु की समझ आपकी बेहतर है तो प्रश्न की मांग के अनुरूप आप अपने आप को ढालने में सक्षम होंगे और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वह प्रेजेंटेशन प्रश्न की मांग के अनुरूप होगा। सर, इस हम लोग थोड़ा सा प्रश्न पर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे जो भी देख रहे होंगे उनको थोड़ा फायदा मिले। तो अभी 65 में एक प्रश्न पूछा गया था, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा है, या वहीं पर जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बिहार में दलित आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह के जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें? अभी तक जो मैंने चर्चा की पिछले 11-12 मिनट के दौरान, तो इन 11-12 मिनट के दौरान हमने ये चर्चा की, 2 बिंदुओं को हमने फोकस किया। क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले 3-4 मुख्य परीक्षाओं के पेपर को देखा जाए तो उन 6 प्रश्नों में करीब करीब 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल नेचर के हैं, जो कि आप ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन उनमें से 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल टॉपिक से होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं नवीन रुझानों की ओर इशारा करते हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल टॉपिक से संबंधित नहीं है, जो नए टॉपिक से संबंधित है। जैसे आपने अभी जिस टॉपिक को रेफर किया, अगर गौर करें तो आप देखेंगे व्यक्तित्व आधारित प्रश्नों की अहमियत बढ़ी है और पिछली कुछ मुख्य परीक्षाओं के दौरान यह अहमियत अचानक से बढ़ती दिखाई। गांधी पर प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, नेहरू पर प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, टैगोर पर प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो 2 चीजें पाएंगे। एक, गांधी, नेहरू, टैगोर बीपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी शामिल है, और दूसरा कंटेक्स्ट देखेंगे कि शामिल होने के बावजूद यहां से पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आज यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक कंटेम्पररी कंटेक्स्ट पिछले 5, 6, 7 वर्षों के दौरान या पिछले 1 दशक के दौरान जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश निर्मित हुआ है, वह उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गांधी, नेहरू और टैगोर, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि है, उनका जो विजन है, उस विजन पर प्रश्न उठाए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं उस विजन की प्रासंगिकता भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंटेम्पररी कंटेक्स्ट है, इस कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में वहां से उठा करके प्रश्न पूछे जा रहे। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो ट्रेडिशनल पर्सनालिटी, चाहे सिद्धो कान्हू की बात कर लें, वीर कुंवर सिंह की बात कर लें, या हम बिरसा मुंडा की बात कर लें, गांधी की बात कर लें, नेहरू की बात कर लें, टैगोर की बात कर लें, इससे इतर हट करके देखें 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में देखेंगे एक प्रश्न स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर प्रश्न पूछे गए। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो ऐसे प्रश्नों के लिए मतलब जब तक आप लीक से हट करके तैयार नहीं होते तब तक ऐसे प्रश्नों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की आपके पास बेहतर समझ नहीं है, कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी और कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स की बेहतर समझ नहीं है, तब तक आप लोहिया की जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि है, तब तक आप जयप्रकाश नारायण की जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि है, उस सामाजिक आर्थिक दृष्टि की समझ आपकी विकसित नहीं हो सकती। ये जो समाजवादी एजेंडा जो आर्थिक उदारीकरण के पृष्ठभूमि में जिसको हाशिए पर धकेलने की लगातार कोशिशें हो रही,
ये जो समाजार्थिक एजेंडा है जिस पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, बार बार बाजार की बात की जा रही है, बार बार बाजार को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो स्वाभाविक है लोहिया के विजन को लेकर के, उस समाजवादी विजन को लेकर के प्रश्न उठे, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एलपीजी का जो मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो मॉडल ने, जिस मॉडल को भारत ने लास्ट 3 डिकेड के दौरान अपनाया है, इस मॉडल ने कहीं ना कहीं जिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जन्म दिया है वह एक्सक्लूजन को ओर ले जाने वाला है। अर्थात समाज का एक छोटा सा समूह है जिस तक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेनिफिट कॉन्सेंट्रेट होते दिखाई पड़ रहे, लार्जर सोसाइटी है जो कहीं ना कहीं उस बेनिफिट से वंचित है। तो कहीं ना कहीं इसके कंटेक्स्ट में देखें, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन की अहमियत बढ़े, और सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन की अहमियत जब भी बढ़ेगी, गांधीयन फिलॉसफी की अहमियत बढ़ेगी, लोहिया की अहमियत बढ़ेगी, जेपी की अहमियत बढ़ेगी, समाजवादी दर्शन की अहमियत बढ़ेगी। तो ये जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न है, जो प्रश्न लोहिया और जयप्रकाश पर प्रश्न पूछा गया है, मैं कहूंगा यह वह बिंदु है। मैंने इनिशियल क्लासेज में चर्चा की थी, इनिशियल डिस्कशन में चर्चा की थी, जब एज ए होल जीएस के ट्रेंड को एनालाइज कर रहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। अगर लोहिया और जयप्रकाश नारायण पर प्रश्न आज पूछे गए तो हो सकता है 66वीं बीपीएससी में कर्पूरी ठाकुर पर भी प्रश्न उठा करके पूछ दिए जाए। हो सकता है 66वीं बीपीएससी में पिछले 3 दशकों के दौरान बिहार में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समावेशन की प्रक्रिया तेज हुई है, उसको लेकर के वहां से प्रश्न उठा करके मैं यहाँ एक और प्रश्न बतला देता हूँ। 64वीं में एक प्रश्न पूछा गया था, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 के जनगणना का प्रभाव। तो ये इस तरह का जिस चिंतन की आप बात करें वो सेंटर में ऑलरेडी है, क्योंकि मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ भी शॉर्ट टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है ये प्रश्न। सर, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अभी एक सीरीज पर हमने काम करना शुरू किया है, और जो भी आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े होंगे, सार्थक संवाद blogspot.com, उसमें हमने सामाजिक न्याय की राजनीति पर एक सीरीज शुरू की है, और हमारा उसमें विजन है। एक पार्ट 1989 के पहले सामाजिक न्याय की राजनीति जो थी उसको मैं कवर कर चुका हूँ। 1999 के बाद सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो उसका सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें लालू जी और नीतीश जी के सामाजिक न्याय की राजनीति में जो कंट्रीब्यूशन है उस पर हमारी चर्चा होगी। उसी क्रम में एक तीसरा डायमेंशन, लैंगिक पहचान पर आधारित राजनीति। अगर आप देखें तो सामाजिक न्याय की राजनीति कहीं ना कहीं जो है, मैं आपको कह सकता, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है वह उसको मजबूती प्रदान करता हुआ आ रहा, और यह आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वह कहीं ना कहीं लास्ट 1 डिकेड के दौरान एक और मजबूत होती भी दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर इररिलेवेंट होती भी दिखाई पड़ती है। तो जब भी सामाजिक न्याय की राजनीति की बात होगी, जब भी राजनीतिक सामाजिक समावेशन की बात होगी, जब भी सामाजिक आर्थिक समावेशन की बात होगी, तो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक, कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सेंसस था, 1931 का जो सेंसस था, जो कास्ट बेस्ड सेंसस था, और 1881 का जो सेंसस था जिसमें कास्ट और रिलीजन बेस्ड सेंसस करवाए गए, जिस सेंसस ने कहीं ना कहीं जातिगत और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे सांप्रदायिक राजनीति भी जोर पकड़ती दिखाई पड़ती है 19वीं शताब्दी में, और जातिगत राजनीति भी जोर पकड़ती दिखाई पड़ती। तो यही बातें मैं कह रहा, कंटेम्पररी बिहार को और कंटेम्पररी इंडिया को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसके एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से आप वाकिफ ना हो। उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से आपके लिए वाकिफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही वह बिंदु है जहां पर कोचिंग संस्थान फेल करते हैं, यही वह बिंदु है जहां पर कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक फेल करते हैं, यही वह बिंदु है जहां पर नोट्स और गाइड फेल करते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग मैं भी अपने को उसके दायरे में मानता। बिहार में दलित आंदोलन आपको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाते स्पेसिफिक। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लोहिया और जेपी क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ाने जा रहा, और
हम जैसे कुछ बेवकूफ लोग जब टॉपिक पर चर्चा करने के क्रम में लोहिया की चर्चा करते, कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करते, जब आपके साथ राजेंद्र प्रसाद की चर्चा करते, जब आपके साथ चर्चा की जाती है स्वामी सहजानंद की चर्चा की जाती है, लालू यादव की सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में चर्चा की जाती है, जब नीतीश कुमार की सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में चर्चा की जाती है, तो आपको लगता है कि पढ़ाने के बदले जो है राजनीति कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा एक इंटीग्रेटेड विजन जो है, इंटीग्रेटेड विजन तब तक नहीं डेवलप कर सकता जब तक राजनीति को हम जोड़ने की कोशिश करें, जब राजनीति से हम समाज को जोड़ने की कोशिश ना करें, अर्थ से जोड़ने की कोशिश ना करें, धर्म से जोड़ने की कोशिश ना करें, संस्कृति से जोड़ने की कोशिश नहीं करें। इंटीग्रेटेड विजन के ये सारे के सारे आयाम होते हैं और मुझे लगता इन आयामों को देखे जाने की जरूरत है। सर अब मैं थोड़ा सा हट के प्रश्न करूंगा। अब तो हम लोग ने प्रश्न डिस्कस कर लिया, प्रश्न के ट्रेंड्स को हम लोगों ने जाना। सर एक हिस्ट्री के सेक्शन को तैयार करने के समय छात्रों को बहुत इजी लगता है कि इतिहास बहुत आसान है, तैयार कर लेंगे, लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वहां पर ही उनको बहुत ही कठिन लगने लगता है। तो इसका क्या कारण है? और सर इसके पीछे प्राइमरी रीजन यह है कि बीपीएससी अपने अप्रोचेज को लगातार बदल रही है और बदलते हुए अप्रोचेज के साथ मैच करने के लिए एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को डेवलप किए जाने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं जबकि आवश्यकता हिस्ट्री को समझने की है। मैं हिंदी साहित्य का भी छात्र भी रहा हूं और हिंदी साहित्य तो ऑप्शनल के रूप में पढ़ाता भी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक पंक्ति मुझे अक्सर प्रभावित करती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, और साहित्य में देखेंगे जैसे चंद्रगुप्त नाटक है तो उसमें इतिहास और कल्पना का आपको समन्वय दिखाई पड़ेगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि मैं जो कुछ लिखता हूं अपनी अंतःप्रज्ञा की प्रेरणा से लिखता हूं और बाद में इतिहास से मिलान करने पर मैं पाता हूं कि मैं सही हूं। इसका मतलब यह है कि इतिहास और संस्कृति की जानकारी हो या नहीं, इतिहास और संस्कृति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अंदर गहरे स्तर पर रची और पची हुई थी। और जब इतिहास और संस्कृति गहरे स्तर पर आपके अंदर रची और पची होती है तो वहीं से एप्लीकेशन की संभावनाएं जन्म लेती हैं, वहीं से वैल्यू एडिशन की संभावनाएं जन्म लेती हैं। तो चूंकि आप जाते हैं रट करके, ये सोच करके जाते हैं कि कोई भी प्रश्न 1857 के विद्रोह पर पूछा जाएगा, या तो वीर कुंवर सिंह पर होगा, या कारण पर होगा, या परिणाम पर होगा, या उसकी प्रकृति पर होगा। रट के गए, देखा 1857 का विद्रोह जो जानते हैं लिख करके आ गए। अगर मुंडा विद्रोह पर प्रश्न होगा तो कारण पर होगा, परिणाम पर होगा, या सिद्धो कान्हू की भूमिका पर होगा। रट कर गए, जाकर के लिख रहा है। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि चाहे मुंडा विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, या इवन 1857 का विद्रोह, इसकी प्रकृति स्थिर नहीं रही है, इसकी प्रकृति जटिल रही है, इसकी प्रकृति स्थिर ना होकर विकसनशील रही है। तो जब तक चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ इसके स्वरूप में किस प्रकार बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी में हिस्ट्री सेक्शन से जो जीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर पाने की स्थिति में हम होंगे। अब प्रश्नों, पिछले 2 वर्षों के प्रश्नों को देखें। प्रश्न क्या पूछे गए? प्रश्न देखने में आपको बहुत आसान लगेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है। अगर इस प्रश्न को मुझे लिखना हो, मैं रेफरेंस पॉइंट के रूप में बात कर रहा, तो मैं लिखूंगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के आगमन के पहले तक किसान आंदोलनों की क्या स्थिति थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलनों की रूपरेखा में, किसान आंदोलनों की प्रकृति में किस प्रकार बदलाव को संभव बनाया और उन बदलावों का क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। तो आप ऑटोमेटिकली, मैं जो लिखूंगा उसके प्रेजेंटेशन अलग होंगे,
और केवल उसके प्रेजेंटेशन अलग नहीं होंगे, बल्कि उसमें हमारा इंटीग्रेटेड विजन भी रिफ्लेक्ट होगा, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी रिफ्लेक्ट होगी, उसमें हमारा एप्लीकेशन भी रिफ्लेक्ट होता हुआ आएगा। और निश्चित तौर पर हमारे आंसर औरों के आंसर से अलग होंगे। जब हमारे आंसर औरों के आंसर से अलग होंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर हम बेहतर स्कोर करने की स्थिति में होंगे। यही कारण है कि कोई 1857 के विद्रोह और के कारण और परिणाम पर उत्तर लिख करके आता तो किसी को 38 मार्क्स में 12 भी मिलते हैं और किसी को 38 मार्क्स में 32 भी मिलते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्या लिख रहे हैं यह मायने नहीं रखता, किस तरीके से लिख रहे हैं यह मायने रखता है। और उस तरीके पर एक सेपरेट सेशन हमारा होगा, वो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सेशन, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सर, आपने तैयारी के विषय में, प्रश्नों के विषय, रुझान के विषय में अच्छी जानकारी दी। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इतिहास का, जीएस में जो इतिहास का खंड है उसकी तैयारी करने के लिए स्रोत सामग्री क्या हो, किन सोर्स से हम अपने मटेरियल को तैयार करें या पढ़ाई करें? देखिए, दो चीजों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहली चर्चा जो मैं करना चाहूंगा वह यह कि सोर्स मटेरियल के रूप में एक हमारी बुक उपलब्ध है, सार्थक बीपीएससी मेंस सीरीज की। आप उस बुक को आधार बना सकते। नंबर 1, उस बुक में आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। ट्रेडिशनल जो इतिहास की पुस्तकें हैं उससे अलग टेस्ट मिलेगा, अलग अप्रोचेज मिलेगा। लेकिन जो उस बुक को कई कारणों से कई बार लोग नहीं प्रीफर करते, जो उसको नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं 2-3 चीजों को जरूर समझने की कोशिश करें। पहला, इस बात को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार ब्रिटेन में 18वीं 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तन के अनुरूप किस प्रकार भारत से जुड़े हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में परिवर्तन आ रहा, और ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में आने वाले परिवर्तनों के अनुरूप किस प्रकार ब्रिटेन की भारत नीति में परिवर्तन आ रहा है। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें कि पैरेलली किस प्रकार एक आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस एक और ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटिश इकोनॉमी के इंटरनल चेंजेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरी ओर उस इंटरनल चेंजेज को वह उत्प्रेरित भी करता हुआ आ रहा है। एट द सेम टाइम वह आइडियोलॉजिकल चेंजेज जो है किस प्रकार ब्रिटेन की भारत नीति में परिवर्तन की संभावनाओं को बल प्रदान कर रहा है। हमें इस चीज को समझना होगा। दूसरा ब्रिटिश नीति में आने वाले परिवर्तन किस प्रकार ब्रिटिश समाज, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश संस्कृति में आने वाले परिवर्तनों से उत्प्रेरित है। दूसरी ओर यह परिवर्तन किस प्रकार ब्रिटिश नीति के प्रति जो स्थानीय स्तर पर भारतीय उपनिवेश में, ब्रिटिश भारत में जो प्रतिरोध निर्मित हो रहा है, उन प्रतिरोधों के द्वारा जो दबाव निर्मित किए जा रहे, उन दबावों को वो कहां तक रिफ्लेक्ट करते हुए आते। चाहे इसको आप सिविल रिवेलियन के कंटेक्स्ट में देखें, चाहे इसको आप ट्राइबल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में देखें, चाहे इसको आप नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें, चाहे उसको आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखें, जब तक इनके इंटर रिलेशन की आपके पास बेहतर समझ नहीं होगी, आप अपने आंसर के जरिए डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें संदेह है। तो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहूंगा कि इसके लिए कई सारी पुस्तकें हो सकती हैं। एक जरूर मेरी बुक पढ़ें या ना पढ़ें, एक और सजेशन मैं दूंगा, पुरानी वाली एनसीईआरटी की जो पुस्तक थी बिपिन चंद्रा वाली, उसको अनिवार्यतः पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सजेशन होगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। दूसरा सजेशन होगा 3 स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म पर, जो एनबीटी बिपिन चंद्रा की पुस्तक है
3 ऑथर्स की एनबीटी में फ्रीडम स्ट्रगल, उस पुस्तक में 3 से 4 पेज दिए हुए हैं 3 स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म पर, उसको अनिवार्यतः आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा कंटेक्स्ट मैं कहूंगा कि इग्नो का जो मॉडर्न इंडिया का बुकलेट है, इग्नो के मॉडर्न इंडिया के बुकलेट के 2 सेक्शन को जरूर देखें। एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पर 2 अध्याय हैं, उसको जरूर देखें। और दूसरा मॉडर्न इंडिया की जो हिस्टोग्राफी है उस पर जो उसमें चर्चा की गई है उसको आप अनिवार्यतः देखें। अगर आप देखेंगे तो वह अप्रोचेज डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई पड़ेगी, एप्लीकेशन की संभावना विकसित होती दिखाई पड़ेगी। सर एक और, अब तो लगभग सभी जानकारी आपने दे दी है सर। एक छात्रों के बीच एक आशंका है कि अभी जब कोविड का संक्रमण चला और दिल्ली से बहुत सारे छात्र बिहार की ओर पलायन कर गए अपने गृह स्थान पर, तो वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे तैयारी के लिए, जो फिर दिल्ली जाने की स्थिति में अभी नहीं है? दिल्ली में भी कोई कोचिंग संस्थान, जो अभी का सिचुएशन है तो नहीं लगता है कि अप्रैल मई तक कुछ खुल पाएंगे। और वैसी स्थिति में जो मेंस की तैयारी करने वाले, बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज करना चाहूंगा। आप में से 2 तरह के लोग होंगे, एक जो तमाम कोचिंग कर चुके होंगे और दूसरे जो कंप्लीट फ्रेशर होंगे जिनको कोचिंग करने की जरूरत होगी। उनके लिए जो कोचिंग कर चुके हैं, जो दिल्ली में रह करके, बिहार पटना में रह करके या अपने घर पर रहकर 66 मेंस दे रहे हैं, अगर वो कहीं पर मेरे यहाँ या कहीं पर भी वो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं तो मेरा पहला सजेशन होगा आप उस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से लें। ठीक है, गंभीरता से ले। 2-3 कंटेक्स्ट इसके हैं। पहला कंटेक्स्ट है, टेस्ट सीरीज में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आप जरूर गौर करें। क्या वही कारण परिणाम वाले प्रश्न पूछे जा रहे या फिर नए एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न वहां पर डाले जा रहे हैं? क्योंकि अगर जहां नए प्रश्न डाले जा रहे हैं तो वो नए प्रश्न एप्लीकेशन की आवश्यकता को जन्म देंगे और वह एप्लीकेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में सहायक होगा। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा, टेस्ट सीरीज को गंभीरता से ले। जैसे टेस्ट सीरीज के मेरे अपने जो मॉडल होते, मेरे अपने मॉडल होते, जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं तो 10 टेस्ट हमारे, ठीक है। बच्चों के लिए क्या होता कि जाकर के टेस्ट दे देते हैं, सर 2-2 दिन पर हम 10 टेस्ट दे देंगे। नहीं भाई, क्या ऐसा संभव है कि 10 दिन का भोजन एक ही बार आप कर लें और 10 दिन भोजन ना करें? टेस्ट देने का एक पर्पस होता है, वह है इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट के लिए समय चाहिए होता है। जो फीडबैक मिल रहे फीडबैक पर वर्क करना होता है। तो हम लोगों का अप्रोच जो होता, ऐसी जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। नंबर 1, जहां पर नए प्रश्नों से आपको रूबरू होना पड़े। नंबर 2, जहां पर टेस्ट सीरीज चलाने वाले शिक्षक और टेस्ट सीरीज चलाने वाले संस्थान उस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से ले। कॉपी इवेलुएट करने का मतलब टिक मार्क करके जो है नंबर बैठा देना नहीं होता। कॉपी इवेलुएट करने का यह मतलब होता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे आंसर में कमियां क्या क्या है। कॉपी इवेलुएट करने का मतलब यह होता है कि हमें यह पता होना चाहिए उन कमियों को कैसे इंप्रूव करें। कॉपी इवेलुएट करने का मतलब यह होता है कि कोई टीचर अगर कॉपी इवेलुएट कर रहा है तो 28 नंबर को कैसे 32 में कन्वर्ट किया जाए, यह विजन हमें वहां से मिल सके, इसको लेकर के हमारी सलाह मिल सके। और विश्वास करेंगे कि अगर इन चीजों को ढूंढते हैं तो आपको 2000 रुपए में 20 टेस्ट 25 टेस्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं एक कॉपी चेक करता हूं, एक टेस्ट की कॉपी चेक करता हूं तो 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। और अगर 1 घंटे का मैं समय दे रहा है या कोई भी समय दे रहा है जीवन में, तो जब तक उसको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा वो समय नहीं देगा। दूसरा कंटेक्स्ट है कि केवल कॉपी का इवैल्यूएशन नहीं। जैसे हमारे अप्रोचेज होते कि कॉपी दे दिया, फीडबैक आपकी कॉपी पर मौजूद है, अगर आप जरूरत समझें तो एक पर्सनल सेशन आधे घंटे से 1 घंटे का ले लें हमारे साथ। उस 1 घंटे के दौरान डिटेल में आपके फीडबैक पर आपके साथ चर्चा की जाएगी।
हर टेस्ट में ये नहीं हो सकता, लेकिन इनिशियल टेस्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज, एक टेस्ट पर हमारे 6 घंटे के डिस्कशन होते हैं, और हमारे लिए टेस्ट सीरीज का मतलब है कि 10 टेस्ट में 1 से 6 टेस्ट तक के डिस्कशन होते हैं, 36 घंटे के डिस्कशन होते हैं। और उस डिस्कशन का मतलब होता है कि उस डिस्कशन से जब आप जा रहे हैं तो कुछ कंक्रीट यहां से लेकर के जा रहे हैं। वो डिस्कशन कुछ वैल्यू एडिशन करवा पाने की स्थिति में हो, वो डिस्कशन कुछ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाने की स्थिति में हो, वो डिस्कशन कुछ अप्रोचेज को डेवलप कर पाने की स्थिति में हो। तो ये तो मैंने उन बच्चों की बात की जो कि पुराने हैं, जो कि टेस्ट सीरीज के जरिए जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चों के कंटेक्स्ट में जो बच्चे नए हैं, नए बच्चों के कंटेक्स्ट में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान रखें, महत्वपूर्ण कोचिंग नहीं है, महत्वपूर्ण कोचिंग नहीं है, महत्वपूर्ण है गाइडलाइन। और यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा, वो गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किए बिना भी संभव है मिल पाना, वो गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करने के बावजूद संभव है कि आपको ना मिल पाए। इसलिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, ना कि महत्वपूर्ण है कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना। कोचिंग संस्थान की केवल 2 भूमिका है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो एक डिसिप्लिन के साथ एक पूरे के पूरे सिलेबस से आपको अवगत करा देती है, और एक बेसिक अप्रोचेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती है। उसके बाद आप पर निर्भर करता है उस अप्रोचेज अंडरस्टैंडिंग को आप आगे कैरी ऑन करते तो सफलता की संभावना बढ़ जाती। कैरी ऑन नहीं करेंगे, कोचिंग के भरोसे बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी सफलता में संदेह की संभावना है। सर, एक और बात आपके विषय में, एक बच्चों में आशंका आती है कि क्योंकि आप दिल्ली में पढ़ाने का काम कर रहे थे और फिर पटना में आप अपना एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, तो या शुरू किए हुए हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, तो लोगों में एक आशंका बनी रहती है कि दिल्ली वाले लोग आते हैं और फिर परीक्षा के बीच मझधार में फिर वो निकल लेते हैं। तो ऐसे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रश्न पर तो मैं मुस्कुरा करके रेस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी आलोचनाएं क्या होती हैं। ठीक है, कई बार आलोचनाएं होंगी, कोई हमारे कमिटमेंट लेवल पर, कोई हमारी सिंसेरिटी पर, कोई हमारी क्वालिटी पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो प्रश्न क्या उठाएंगे? अरे सर्वेसर बहुत ऊपर की चीज पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर की चीज पढ़ाते हैं, ठीक है, वो नए बच्चों के लिए नहीं है। बड़ी आसानी से इस तरीके की आलोचना मेरे बारे में होती, ठीक। दूसरी आलोचना, अरे दिल्ली से आते हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी हमें पता है दिल्ली से कई लोग आए हैं, बच्चों ने अपने को ठगा महसूस किया है। तो मैं इसके संदर्भ में अपनी ओर से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पहली बार पटना हमारा आगमन सेंटर के रूप में, सार्थक संवाद सेंटर के रूप में अगस्त 2019 में हुआ, और अगस्त 2019 से लेकर के कोविड क्राइसिस तक के फेज में और आज तक हमारी पटना में क्या उपलब्धता रही है, ये आप हमारे बच्चों से पता कर लें। तीसरी चीज कि देखिए, बहुत तरह की बातें आप मेरे बारे में कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक क्रेडिट को नहीं छीन सकते आप, कि इस बाजार में, मैं बाजार ही कहता, इस बाजार में सर्विस भरोसे का प्रतीक है। सर्विस अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। जो काम मैं नहीं करूंगा, स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मुझसे ये संभव नहीं है, और अगर हमने कमिट कर दिया तो वो काम करूंगा ही करूंगा। और चौथी बात कि मेरा अनुमान कहता है अभी मार्च अप्रैल तक कम से कम दिल्ली नहीं खुलने जा रहा, तो उस स्थिति में 66 मेंस के लिए पूरी तरह से मैं पटना में उपलब्ध हूं, और जब दिल्ली खुल भी जाएंगे तो पिछले 1.5 वर्षों के दौरान जो है 15 दिन हमने अपने पटना सेंटर पर दिए हैं, और महीना में 15 दिन, महीने में 15 दिन, और पटना में मेरी मौजूदगी मेरी सामाजिक जिम्मेवारी का परिणाम है, और उस जिम्मेवारी का मैं निर्वाह करूंगा।
सर अंत में बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो सर कुछ संदेश दे। देखिए, सिर्फ एक चीज कहूंगा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी सिंसियर, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। कोई जरूरी नहीं है आप मुझसे लाभान्वित होना चाहते तो मुझसे लाभान्वित होने के लिए आप मेरे संस्थान में जुड़े हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हूं, पहले भी कमिट किया और फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। वीक में ऐसे 2 लाइव सेशन में मैं आपके साथ उपलब्ध रहूंगा, आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। एक लाइव सेशन किसी करेंट टॉपिक पर होगा हर वीक, और दूसरा लाइव सेशन 2 से 3 टेंटेटिव प्रश्नों पर होगा, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होगा। और ये लाइव सेशन मेरी सामाजिक जिम्मेवारियों के निर्वाह में सहायक होंगे। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ करके हमारे YouTube चैनल सार्थक संवाद पर मोर देन 185 वीडियो मौजूद हैं, उससे जुड़ करके जो आपके उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, जिससे जुड़ करके आप अपने अप्रोचेज को डेवलप कर सकते, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते, आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते। तीसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है सार्थक संवाद पर, 66 बीपीएससी के लिए भी है और बीपीएससी पॉइंट एट सार्थक संवाद करके भी है। आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। उस चैनल पर टाइम टू टाइम हम अपने ब्लॉग उपलब्ध करवाते, अपने वीडियो उपलब्ध करवाते, अपने क्लास नोट्स उपलब्ध करवाते। इन जगहों पर जुड़ने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आप हमारी पुस्तकों से जुड़ सकते हैं, जहां पर नॉमिनल आपको पे करना होगा, करीब करीब 1000 रुपए में सारी बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी और क्वालिटी बुक उपलब्ध हो जाएगी जो अनपैरेलल्ड है, जिसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। आपको बिना कुछ पे किए सार्थक संवाद blogspot.com पर हमारे ब्लॉग्स उपलब्ध है। नियमित तौर पर 5 से 6 ब्लॉग कंटेम्प्रेरी इशूज पर समग्रता में हमारे वहां पर उपलब्ध होते। तो ये वेरियस माध्यम है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा फायदा उठा सकते हैं। सर आप बच्चों के रूबरू हुए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप लोग जिन लोगों ने हमारे वार्तालाप का को लाइव देखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने दोस्तों तक, अधिकतम दोस्तों तक इसे पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। और मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सार्थक संवाद जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके बेल आइकॉन को भी पुश करें, ताकि कोई भी हमारा इस तरह का लाइव सेशन या कोई भी इस तरह का जो भी शैक्षणिक वीडियो हो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हों। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।